हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट टाइम हमने एडिशन ऑफ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट तक करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज एट इक्विलिब्रियम। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज एट इक्विलिब्रियम, अभी तो कम ही आए वैसे बट कर देते हैं। तो देखो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी किसी फैक्टर से चेंज नहीं होता है। तो कैसे चेंज होता है देखते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है, हमने बताया था थर्मोडायनेमिक्स में, याद है। नाउ एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसके अलावा क्यू क्या हो जाता है, के हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, याद है। तो डेल्टा जी की जगह जीरो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, के। यहाँ से डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, इज माइनस आर टी एल एन के। ओके, ये हो गया डेल्टा जी नॉट। और डेल्टा जी नॉट क्या है, अच्छा डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिव्स फ्री एनर्जी है ना, और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। तो नाउ डेल्टा जी नॉट, अब देखो डेल्टा जी क्या होता है, इट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो अगर मैं डेल्टा जी नॉट लिखूंगा तो वो क्या स्टैंडर्ड कंडीशन वाला है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा जी होता था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच। ओके, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो गया। नाउ अब देखो हम डेल्टा जी नॉट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस आर टी एल एन के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। ओके, तो इट इज माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। ओके, और लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। हाँ आमिर, टी एस माइनस एच नहीं, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच, मतलब अच्छा वो तो बोल रहे हो तो नेगेटिव साइन दूसरी साइड लेके ना, हाँ मतलब डेल्टा नहीं बोल रहे हो तुम। ठीक है, सो ऑब्वियसली आर टी एल इन केस टी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एच। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे क्या लिख सकते, लिख लिया सबने। नाउ माइनस आर टी से इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो माइनस आर टी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो एल एन के इज इक्वल टू माइनस आर टी से देखो डिवाइड किया है, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। इसके अलावा माइनस माइनस प्लस हुआ, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो ऑब्वियसली इसको यूज करके हम ग्राफ भी बना सकते हैं, दिस इज वाई, दिस इज सी एंड दिस इज सॉरी, दिस इज एम एक्स एंड दिस इज सी। तो यहाँ पर जो हम एक्स की बात कर रहे हैं वो है वन बाई टी, मतलब एल एन के
वर्सेज 1/t ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, 1/t जो है उसको x दिया है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा एंड उसकी स्लोप जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डेल्टा एच नॉट पर। तो स्लोप आएगा, कंपेयर करके क्या आ रहा है स्लोप, इट इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हो गया 1/, इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। ठीक है, दिस इज इंटरसेप्ट। सिमिलरली अब देखो ये एलन, एलन को लॉग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एलन को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 2.303 आता है ना। तो 2.303 log k is equal to minus delta h naught upon rt plus delta s naught upon 2.303 r। तो अभी क्या आ गया इक्वेशन, इट इज log k is equal to minus delta h naught upon sorry this would be only r। हाँ, तो नॉट 2.303 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। ठीक है, अगेन हम ग्राफ बना सकते हैं। नाउ पहले हमने वाई एक्सिस पर एल एन के लिया था, और वाई एक्सिस पर लॉग के। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर लॉग के एंड देन एक्स एक्सिस पर ऑब्वियसली 1/t, तो दिस इज एम एक्स एंड ये हो गया सी। तो पहले हमने एल एन के वर्सेज 1/t बनाया था, अभी हम लॉग के वर्सेज 1/t बना। ओके, तो वाई एक्सिस पर लॉग के है, एक्स एक्सिस पर 1/t है एंड ग्राफ वैसा ही आएगा, जस्ट स्लोप एंड इंटरसेप्ट में डिफरेंस आएगा। स्लोप क्या है अभी, इट इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ओके, ये थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इंटरसेप्ट क्या होगा, इट इज डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ओके, तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट में 2.303 आर, जब हमने क्या लिया है, एल एन के बजाय लॉग के लिए एक्स, सॉरी वाई एक्स। हाँ, तो एम एक्स नेगेटिव है तो इसलिए हमने नेगेटिव स्लोप टाइप लिया है ना, बट वो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू जो है पॉजिटिव ही जा सकती है एम एक्स की, वो डिपेंड करेगा डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पर। डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव, उस पर डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा एच नॉट जो है वो क्या है, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमें पता है स्लोप क्या हो जाएगी, देखो स्लोप पॉजिटिव आएगी। और अगर हम बात करेंगे डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव की, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो स्लोप नेगेटिव आएगी। ठीक है, दोनों ग्राफ। हो गया सबका।
ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। तो अब देखो, तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि के जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और इसको हम कैसे देख पाएंगे? हम बोल रहे हैं कि यार मान लो एट टी इक्वल टू टी वन टेम्परेचर पर के जो है उसकी वैल्यू के 1 है, एंड एट T2 टेम्परेचर के जो है वो के 2। ठीक है। सो अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा? तो log K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R T1 प्लस डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R, एंड इसी टाइप से K2 के लिए क्या हो जाएगा? K2 के लिए हो जाएगा log K2 is equal to minus delta H0 upon 2.303 R T2 plus delta H0 upon 2.303 R. So this is equation 1, this is equation 2. Now 2 में से 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है? This is log of K2 minus log of K1 is equal to, अब देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो क्या आएगा? दिस इज माइनस डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R T2 minus delta H0 upon 2.303 R T1। तो माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R T1 माइनस डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R T2। ये आएगा। देखो देन आगे चलते हैं। हो गया सबका?
अब देखो क्या हो जाएगा ये, so log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1। ये भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, सो अब देखो, अब यहाँ पर मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कैसे चेंज होगा, ये डिपेंड करेगा डेल्टा एच। ठीक है, तो इफ या फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच नॉट क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, नाउ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब T2 ग्रेटर देन T1, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो T2 ग्रेटर देन T1 है, तो ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव आएगा ही नहीं आएगा। T2 ग्रेटर देन T1 है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, एंड ये वाला पार्ट पॉजिटिव, इसके अलावा ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है। तो राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव हो गया। नाउ राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। नाउ लॉग पॉजिटिव तभी आ सकता है जब K2 बाई K1 जो है ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो K2 जो है वो आना चाहिए ग्रेटर देन K1। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, K बढ़ जाएगा। अगर कैसी रिएक्शन, एंडोथर्मिक। ठीक है, अच्छा K बढ़ गया ना, व्हाट इज K इज नथिंग बट प्रोडक्ट बाय रिएक्शन। K क्या है, K जो है वो है प्रोडक्ट बाय रिएक्शन। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्शन का वैल्यू बढ़ गया, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का वैल्यू बढ़ गया मतलब रिएक्शन और फॉरवर्ड गई ना। जैसे तुम्हें पहले भी मैंने बताया है कि जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये और फॉरवर्ड गई है ना। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, कब, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसी टाइप से अगर हम टेम्परेचर कम कर लेते तो एंडोथर्मिक में, ऑब्वियसली टेम्परेचर कम करते हैं मतलब T2 लेस देन T1 आता, और T2 लेस देन T1 है तो देखो अभी एंडोथर्मिक है तो ये तो पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, बट टेम्परेचर अभी डिक्रीज किया तो दिस वैल्यू इज नेगेटिव। नाउ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, नेगेटिव ना। और मल्टीप्लीकेशन इज नेगेटिव, तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन जो है ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव तभी आ सकता है जब लॉग की वैल्यू नेगेटिव आए, और लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब लॉग के अंदर क्या हो, लेस देन 1 वाला हो। ठीक है, मतलब अब हम बता सकते हैं कि K2 लेस देन क्या हो जाएगा, ऐसे केस में K1 हो जाएगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि K डिक्रीज हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो K डिक्रीज हो जाएगा, K डिक्रीज हुआ मतलब बैकवर्ड रिएक्शन है। ओके, तो ये तो हमने एंडोथर्मिक का देखा, और इसी टाइप से एक्सोथर्मिक में भी देख लेंगे। लिखो पहले, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक में उल्टा हो जाएगा।
हो गया सबका? तो एक्सोथर्मिक को जैसे हमने बताया उल्टा होगा। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए डेल्टा एच नॉट यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब T2 ग्रेटर देन T1 किया, अब देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव, बट एक्सोथर्मिक है तो ये वाला नेगेटिव हो गया, तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट नेगेटिव आएगा। ना राइट हैंड साइड वाला पार्ट नेगेटिव अगर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है नेगेटिव होना चाहिए। और ये लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब K2/K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग के अंदर वाली वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, मतलब K2/K1 लेस देन 1, ये हम बोल सकते हैं K2 लेस देन K1। तो K2 जो है वो हो गया लेस देन K1। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि K जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज। तो K डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड जाएगा, और अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो, टेम्परेचर कम किया तो बेसिक T2 लेस देन T1। अब देखो टेम्परेचर कम करे, T2 लेस देन T1 है, तो ये राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव हो गया, T2 माइनस T1 वाला जो पार्ट है नेगेटिव हो गया। एंड एक्सोथर्मिक है तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव ना। तो ये लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब K2/K1 ग्रेटर देन 1 है, मतलब K2 ग्रेटर देन K1। तो K2 ग्रेटर देन K1 हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं K जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने पर K बढ़ता है, ये हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, तो ये हमने एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के केस देखे। ओके, सो टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो सकता है, और कैसे चेंज होगा वो बताया। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। बट एक्सोथर्मिक में उल्टा है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, मतलब इन्वर्सली हो गया एक तरह। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सोथर्मिक में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
हो गया सबका? ना चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 47। तो देखो पहली रिएक्शन जो है, फर्स्ट रिएक्शन, उसमें हमने क्या किया है, अ, हमें देखो 300 केल्विन और 400 केल्विन पर के दिया है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, 10 से 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर के जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो के कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये कब होता है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तभी होता है ना ये। ठीक है, और सेकंड रिएक्शन में क्या है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो देखो ऑब्वियसली 300 केल्विन से 500 केल्विन कर रहे हैं, तो के की वैल्यू 2 से 5 चली गई। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने पर के कब बढ़ता है, जब रिएक्शन क्या हो, एंडोथर्मिक। ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है एंड सेकंड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। मींस करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 44। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 44, तो उसमें थोड़ा सा एक वो है,
ग्राफ मैं करेक्ट कर देता हूँ। लॉग के वर्सेज 1/t ग्राफ है, लेकिन इंटरसेप्ट जो है ये देखो ओ है और ये पी पी यहाँ पर है, ठीक है। पी उन्होंने उधर कहीं दूसरी साइड लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। सॉल्व करो। सिद्धार्थ चेंज ये किया है भाई कि वो जो पी है पी, वो उन्होंने ढंग से नहीं लिखा था, इंटरसेप्ट के वहां पर गलती थी। ओ पी, तो ये पी जो है ये इधर है। जो डायग्राम दिया था उसमें पी उन्होंने दूसरी साइड लिखा हुआ।
आया किसी का आंसर? तो देखो log a इज इक्वल टू log a माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि जो ओपी है इट इज 10। तो ओपी ऑब्वियसली इसका क्या हो गया, इंटरसेप्ट। दिस इज नथिंग बट ओपी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट लॉग ए। ओके, तो लॉग ए की वैल्यू क्या हो गई, 10। तो यहाँ से देखो ए क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये हमें निकालना था कि नहीं निकालना था, बी ऑप्शन में ये निकालना है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसके अलावा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हो जाएगा ऑब्वियसली टेन अल्फा। बट टेन अल्फा क्या होगा, तो इट इज टेन ऑफ अल्फा को लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, दैट इज नथिंग बट माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना है देखो, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया, थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ 0.5। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 0.5। तो स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इक्वेशन से स्लोप क्या है, इक्वेशन के थ्रू अगर हम देखें तो स्लोप क्या है, इट इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, यही है ना। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट हो जाएगा 2.303 आर इंटू 0.5। ओके, तो अगर तुम्हें जूल में निकालना है तो 2.303 आर आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, 8.314 इंटू 0.5। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, नाउ सी ऑप्शन में क्या चाहिए, सी ऑप्शन में चाहिए हमें 298 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डी ऑप्शन में चाहिए 798 केल्विन पर। तो देखो इस इक्वेशन को हम और थोड़ा सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ये था ना। नाउ ऑब्वियसली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, बट लॉग ए जो है वो क्या, इंटरसेप्ट है ना। तो लॉग के इज इक्वल टू इंटरसेप्ट कितना है, 10। इसके अलावा स्लोप कितना है, -0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रहा है। तो लॉग के इज इक्वल टू क्या है, 10 माइनस 0.5/t। तो अगर तुम्हें निकालना है टेम्परेचर कौन सा, 298 पर, तो 0.5 डिवाइड बाई 298 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, और दूसरे वाले में क्या आएगा, ये सी वाला हो गया। डी वाले में क्या करना है, 798 पर निकालना है। तो लॉग के इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 798। ऑब्वियसली दोनों केस में क्या करना है, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे आया, ये देखो लॉग ए की वैल्यू क्या है, लॉग ए की वैल्यू 10 है ना, इंटरसेप्ट इज 10।
इस ग्राफ का इंटरसेप्ट कितना दिया है? इस ग्राफ का इंटरसेप्ट 10 दिया है, तो ये लॉग ए जो है पूरा पूरा क्या हो गया? 10 हो गया। इसके अलावा स्लोप क्या है इस ग्राफ की? स्लोप इज माइनस पॉइंट 0.5, माइनस 0.5, तो स्लोप क्या हो गई? माइनस 0.5। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर ये लिया है, एक्स एक्सिस पर 1/t लिया है, एम स्लोप है 3%। ठीक है, तो इससे क्या थोड़ा इजी पड़ गया। बाकी ऑब्वियसली वो पूरा तुम 2.303 वगैरह से वो निकाल के कर ही सकते थे। पहले तुम डेल्टा एच नॉट निकाल लो, फिर उस डेल्टा एच नॉट को वापस इधर सब्स्टिट्यूट करो। डेल्टा एच नॉट को अगर वापस सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? ये सब्स्टिट्यूट करोगे ना सर, वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना, तो एंड में तो 0.5/t आएगा ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास मेनली चैप्टर जो है वो हो गया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी कर लिया। अभी हम कुछ एप्लीकेशन है लीचेटले प्रिंसिपल के, वो कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ लीचेटले प्रिंसिपल। तो फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। तो जब डायमंड जो है कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड बनता है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम इसका सी देखोगे, ये दोनों सॉलिड है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे देखोगे? यहाँ पर तो दोनों क्या है, सॉलिड है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा? डिफिकल्टी होगी यहाँ पर। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉलिड वगैरह के केस में तो लिखते ही नहीं है। तो अब देखो क्या है, अच्छा इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन जो है टेम्परेचर की वजह से कैसे होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाएगा, है ना। लेकिन प्रेशर वगैरह का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्रेशर वगैरह का इफेक्ट हम डेल्टा एन जी वगैरह के थ्रू दिखाते थे, बट यहाँ पर तो दोनों सॉलिड है। ठीक है, जब गैस आती है तो डेल्टा एन जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो देखो, जब हमारे पास दोनों साइड इक्विलिब्रियम है, जब सॉलिड हो एंड लिखिए प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो, तो एक्चुअल में क्या है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि यार किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका डेंसिटी ज्यादा है। तो ग्रेफाइट जो है इसका लो डेंसिटी होता है एंड हाई वॉल्यूम। ग्रेफाइट का लो डेंसिटी हाई वॉल्यूम होता है, ये नॉलेज बेस्ड है, पता होना चाहिए। एंड डायमंड जो है थोड़ा पैक स्ट्रक्चर होती है, उसकी वजह से इसका डेंसिटी जो है हाई होता है। एंड
वॉल्यूम लो। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम डायरेक्ट अप्लाई करोगे कि यार जब देखो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम कब होगा, रिएक्शन में हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम तभी हो पाएगा ना जब हम प्रेशर अप्लाई कर, है ना। तो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम तब होगा जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, बेसिकली कंप्रेस कर रहे हैं ना, प्रेशर अप्लाई करके उसको क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। तो याद रखना फॉरवर्ड रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस एट हाई प्रेशर, ठीक है, क्योंकि हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम करना कंप्रेस, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर का क्या होगा, एंडोथर्मिक है ना। तो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड कब जाती है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या वो ऑब्वियसली इसको बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, ठीक है। ये कुछ केस हैं जो तुम्हें याद रखना। तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया, तुम्हें याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। इसमें वरुण के तो इसका हम लिखते ही नहीं है ना, जनरली सॉलिड वाले का हम के लिखते ही नहीं। ऑब्वियसली के की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी वैसे, बट सॉलिड के केस में लिखते नहीं। ठीक है, लिख लिया सबने। ना इसी टाइप से सेकंड केस लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में H2O सॉलिड गिव्स H2O लिक्विड, ऐसे होता है ना। ऑब्वियसली आइस सॉलिड है और वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड है, डेल्टा एच का भी क्या है, पॉजिटिव। तो आइस और वाटर में डेंसिटी जब हम कंपेयर करते हैं तो आइस का डेंसिटी ज्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। तो लो डेंसिटी, मतलब आइस क्यों तैरती है पता है ना, आइस जो है वाटर पे क्यों तैरती है, क्योंकि लो डेंसिटी होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा और डेंसिटी कम रहेगा। तो लो डेंसिटी हाई वॉल्यूम। पढ़ा भी होगा ना या देखा भी होगा कि आइस जो है वाटर के ऊपर तैरने लग जाती है अगर हम आइस को वाटर में डालेंगे। तो उसका रीजन क्या है कि उसका डेंसिटी वाटर से कम है ना। सो लो डेंसिटी एंड हाई वॉल्यूम वाटर का, सॉरी इसका स्टीम आइस का, एंड वाटर का जो है वो डेंसिटी जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हाई डेंसिटी एंड लो वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यार रिएक्शन देखो, हाई देखो गैस नहीं है ना, यहाँ पर भी डेल्टा एन जी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा सकते, गैस नहीं है तो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम हो रहा है। तो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम कब होगा यार, जब ऑब्वियसली क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ही फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर
एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड। ऑब्वियसली सिद्धार्थ, बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है ना, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर बैकवर्ड रिएक्शन तुम्हें कराना है देन उल्टा करना पड़ेगा। बैकवर्ड रिएक्शन कब होगा, जब प्रेशर लो करोगे एंड टेम्परेचर कम करोगे। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करोगे और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड। हाँ, ये फॉरवर्ड का लिखा है। हो गया सबका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस। बॉइलिंग ऑफ वाटर, H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस। अब देखो इसमें गैस आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है, गैस आ रहा है। तो डेल्टा एच इसका क्या है, डेल्टा एच ऑब्वियसली इसका भी पॉजिटिव है। तो इसमें गैस आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करें तो प्रेशर इंक्रीज करने पर ये रिएक्शन क्या चली जाएगी। देखो हमने प्रेशर इंक्रीज किया ना, लिटरेचर प्रिंसिपल क्या बोलता है, वापस प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, है ना। अब गैस आ गया तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा जाए, तो वापस प्रेशर कब डिक्रीज होगा, जब ये रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ओके, सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर क्या होगा इसका, इसका क्यू जो है, अब अच्छा इसका क्यू ऐसे क्या होगा, इस रिएक्शन का क्यू क्या है, तो इस रिएक्शन का क्यू जो है इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, यही है ना। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो क्यू इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड क्यू इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली क्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के। तो क्यू ग्रेटर देन के हो जाएगा तो ये रिएक्शन क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। ओके, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। हाँ वरुण। ओके, सो इसके केस में ऑब्वियसली फ्लैश। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उल्टा होगा, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो क्यू जो है वो क्या होगा, कम होगा। क्यू कम होगा तो ऑब्वियसली क्यू लेस देन क्या हो जाएगा, के, एंड क्यू लेस देन के तो फॉरवर्ड। तो ऐसे रिएक्शन प्रेशर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड है। एंड टेम्परेचर तो हमें पता है कि यार क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड। ठीक है, तो दिस इज थर्ड केस।
ओके, हो गया सबका? नाउ आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो इसका हमने गैसेस स्टेट में पढ़ा था, वेपर प्रेशर या एक्वा टेंशन, याद है? ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ जनरली वाटर की बात कर लेंगे। तो क्या था वो? ये था इट इज प्रेशर exerted by the vapors over its liquid when they are in equilibrium। तो वेपर जो है किसके वक्त पर? किसी लिक्विड का वेपर। तो किसी लिक्विड के वेपर का कितना प्रेशर होगा जब वो दोनों के साथ कितने होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। अच्छा, वेपर प्रेशर को मैंने क्या बताया था, दूसरा क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इसे एक्वस टेंशन भी बोल सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास वाटर है ये, ठीक है, एंड ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है कुछ इसमें कन्वर्ट हो गए वेपर में कन्वर्ट। ओके, सो ये अपने पास H2O गैस हो गया एंड ये H2O लिक्विड हो गया। तो H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस, ये इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया। ओके, सो ये H2O गैस, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है, वेपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम, वही क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये? तो ऑब्वियसली के की वैल्यू क्या आएगी? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, या हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ H2O। अब देखो, अभी जितना भी प्रेशर है वही है ना हमारे पास वेपर प्रेशर, तो वो कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के इक्वल ही होगा। लेकिन देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यही आया ना, आया कि नहीं आया बताओ? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आया या फिर वेपर प्रेशर ऑफ H2 ही आया? तो यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक ही फैक्टर की वजह से चेंज हो सकता है, और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। इसीलिए वेपर प्रेशर भी बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट टेम्परेचर की वजह से चेंज होगा, तो वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर की वजह से ही चेंज होगा। ओके, सो दैट इज वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्लियर है? वेपर प्रेशर जो है बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हम बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा और किसी फैक्टर की वजह से चेंज नहीं होगा।
तो तुम कितना अमाउंट ले लो कोई लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर सेम ही होगा। सिद्धार्थ, इस रिएक्शन का जो केपी है वो किसके इक्वल आया? वेपर प्रेशर ऑफ H2 के इक्वल ही आया ना। तो केपी कब चेंज हो सकता है? जब टेम्परेचर चेंज होगा तभी चेंज होगा ना। ठीक है, दैट्स वाई वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। ठीक है, हो गया सबका। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड does not depend upon pressure, volume and concentration। ठीक है, at 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 24 mm ऑफ एच। ये फिक्स है, यही रहेगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो क्या रहेगा? 24 mm ऑफ एच। ओके, और इसके अलावा एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला और है, देखो। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। हमारे पास कितना वाटर का पार्शियल प्रेशर आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो याद है ना, वेपर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम वाला पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो क्या है? ये इक्विलिब्रियम वाला पार्शियल प्रेशर। ओके, और ऊपर हम ये जो ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर, तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आया हो, ये किसी भी पॉइंट वाला हो गया हो। मतलब नीचे वाला जो है ये K वाला है और ऊपर वाला जो है वो एक तरह से Q वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा। ऑब्वियसली परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसमें आएगा? परसेंटेज। यस वरुण।
सिद्धार्थ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ H2 एट दैट टेम्परेचर। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ H2 वेपर, तो किसी भी पॉइंट का पार्शियल प्रेशर हो सकता है, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ H2 मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ H2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर एट इक्विलिब्रियम, है ना? तो ये डेफिनेशन के हिसाब से क्या था? डेफिनेशन क्या बोलती है कि इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर इट्स लिक्विड व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम, व्हेन दे आर इन, ठीक है? तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बेसिकली क्या है? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जब वाटर और लिक्विड किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में। जब हमारे पास वाटर के वेपर एंड वाटर लिक्विड के जो हमारे पास ही हैं, ये किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तब जो H2O का वेपर प्रेशर होगा, सॉरी, जब तब जो H2O का पार्शियल प्रेशर होगा वही क्या है? वेपर प्रेशर। हो गया सबका? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन फॉर रिएक्शन दिस इज 1.084 into 10 raised to power minus 4 atm square. Find out under what conditions of relative humidity CuSO4.5H2O starts losing its water of crystallization। ठीक है, हमें यहाँ पर वेपर प्रेशर दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। अच्छा, ये सब 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रहा है, तो वो वेपर प्रेशर जो है वो हमें दिया है 24 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, ये वाला। तो हमें बताना है कि कब ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो है डिकम्पोज होना कब स्टार्ट होगा।
तो देखो सॉल्व करा देते हैं इसको हम। तो CuSO4 dot 5H2O gives CuSO4 dot 3H2O plus 2H2O गैस। तो यार ऑब्वियसली ये कब डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, जब Q लेस देन K ना। फॉर डिकम्पोजिशन क्या होना चाहिए, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होना चाहिए, Q लेस देन K होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज Q? Q इस रिएक्शन का क्या होगा, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर, होगा ही नहीं होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O स्क्वायर जो है इट शुड बी लेस देन K। तो क्या है यहाँ से, रूट के कितना हुआ 1.084 इंटू 10⁻⁻⁴ ATM स्क्वायर था वो। तो कितना आ रहा है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है ये आएगा लेस देन 1.041 इंटू 10⁻⁻² ATM। एंड इसको अगर हम एमओ में पैजी में कन्वर्ट करेंगे 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आया लेस देन 8 एम। ठीक है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O जो है वो लेस देन 8 mm होता है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। तो यार पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O लेस देन 8 mm हो रहा है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइड बाय वेपर प्रेशर, है कि नहीं। तो ये क्या होना चाहिए बताओ। ऑब्वियसली इसको दोनों साइड अगर हम डिवाइड कर दे किससे, 24 से, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज नथिंग बट 24, है ना। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइड बाय 24, है ना। सो ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, ये वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम इसको दोनों साइड 24 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया 1/3 हो गया ना। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी लेस देन 1/3, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ओके, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइड बाय 24 जो है इट शुड बी लेस देन 8/24 एंड दिस इज नथिंग बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इट शुड बी लेस देन 1/3। और 100 के हिसाब से देखोगे तो कितना परसेंट हो गया, 33.33%। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 33.33% होगा तो हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, या हम बोल सकते हैं कि CuSO4.5H2O जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। ठीक है,
सो ये हमारे पास चैप्टर जो है खत्म हो गया है। ठीक है, सो आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं। होमवर्क ऑब्वियसली फुल चैप्टर है। ओके, तो फुल चैप्टर होमवर्क है, होमवर्क करो। बुकलेट भी डिस्कस करेंगे बचा हुआ। ओके, चलो एंड करते हैं लेक्चर।